जादुई कुएं का लाल और काला लहंगा। एक नदी के किनारे सुंदरपुर नाम का गांव बसा हुआ था। उस गांव में शीला अपनी सास कमला और अपने पति सुरेश के साथ रहती थी। शीला दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। उसके सर पर बहुत ही कम बाल थी और वह बहुत काली थी। इसलिए कमला शीला को मनहूस मानती थी और उसे हर दम बुरा भला कहती रहती थी। और सुरेश भी शीला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। सुरेश ने शीला से शादी इसलिए की थी ताकि उसकी सारी जमीन जायदाद ले सके। लेकिन शीला बहुत ही मासूम और सबकी घर में बात मानती थी। वह किसी की भी बात को नहीं टालती थी और न ही किसी से जवान लड़ाती थी। वह सुबह से लेकर शाम तक काम करती रहती। एक दिन सुरेश अपनी माँ कमला से कहता है, देखो माँ, आपने दहेज के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। इस मनुष्य को मेरे पल्ले बांध दिया है। अगर आपने मेरी शादी किसी और सुंदर लड़की से नहीं कराई तो मैं इस घर से निकल जाऊंगा। फिर आप इस घर में अकेले ही रहना। मेरा रोज रोज इसकी शक्ल देखकर दिन बेकार हो रहा है। अरे बेटा, ऐसा क्यों कह रहा है? मैं तेरी शादी किसी और से करवा लूंगी। तुझे इस घर से जाने की कोई जरूरत नहीं है। जाना तो कलमुही को चाहिए। रोज हम सबका दिन खराब करती रहती है। पता नहीं मैंने कौन सी घड़ी में तेरी शादी इस कलमुही से करवा दी। हाँ तो माँ, जल्दी से इसे घर से बाहर निकाल दो। अरे बेटा, मैंने अगर इसको घर से बाहर निकाल दिया तो ये अपनी जमीन जायदाद भी ले जाएगी। इससे अच्छा इसे अपने घर की नौकरानी बना के रखेंगे और घर का सारा काम भी हो जाएगा और हमारी बहू भी आराम करेगी। अरे माँ, आपके पास तो बहुत अच्छा दिमाग है। ठीक है माँ, जैसा आपको सही लगे आप वैसा ही कीजिए। बस इस मनुष्य से मेरा पीछा छुड़वा दीजिए। और उसके बाद कमला अपने बेटे सुरेश के साथ सुंदरी की शादी करा देती है। सुंदरी का जैसा नाम था वैसे ही वह बहुत सुंदर थी। उसके बाल बहुत घने और सुंदर थे। उसकी सुंदरता उसके बालों से और भी अधिक हो जाती थी। सुंदरी से शादी कर सुरेश बहुत खुश था। लेकिन जब यह बात शीला को पता चलती है तो वह कमला के पास जाती है और कमला से कहती है, अरे माँ जी, आपने सुरेश जी की शादी किसी और से क्यों करा दी? उनसे मेरी शादी पहले ही हो चुकी है, तो आपने उनकी शादी दूसरी क्यों कराई है? ये आपने बहुत गलत किया है। अच्छा, एक तो तू इतनी बदसूरत है कि मेरा बेटा तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता और तुम मुझसे आके ये बोल रही है कि दूसरी शादी क्यों न करा दी? अगर मैंने उसकी शादी दूसरी नहीं कराई तो मेरे भी सपने कैसे पूरे होंगे? मैं अपने नाती पोते को कैसे खिलाऊंगी? तेरे कलमुही चेहरे को देखकर उसका दिन ही बिगड़ जाता है और मेरा भी। और उसी ने मुझसे बोला था दूसरी शादी करवाने के लिए। तो तू बता, मैं उसकी शादी दूसरी क्यों नहीं करवाती? तुझे इस घर में रहना है तो रह, वरना इस घर से बाहर निकल जा। नहीं माँ जी, कोई बात नहीं। आपने जो फैसला लिया है वो सही है। मैं इस घर में ही रहूंगी, भले ही आप मुझे कहीं पर भी रखिए। हाँ ठीक है, अब तो इस घर में एक नौकरानी बनकर ही रही हो और घर का सारा काम तुझे करना है। मेरी नई बहू को बिल्कुल भी परेशान मत करियो, वरना मैं तुझे बताऊंगी, वो भी अच्छी तरीके से। नहीं माँ जी, मैं आपकी बहू को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी और न ही उन्हें कोई शिकायत का मौका दूंगी। मैं सारा काम खुद ही कर लूंगी। अरे वाह, तू तो इन सब मामलों में बहुत समझदार है। काश तो सुंदर भी होती तो मुझे अपने बेटे की दूसरी शादी नहीं करनी पड़ती। अब देख ले अपनी बदसूरती का अंजाम। शीला कमला की बात सुनकर बहुत नाराज हो जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। अपनी बूढ़ी माँ और बूढ़े बाप को याद करके कहती है, माँ, पिताजी, आप मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? मुझे इस घर में कितने सारे दुख सहने पड़ते हैं। मैं अपना दुख किसी के साथ बांट भी नहीं सकती, पर मैं क्या करूँ? मेरी बदसूरती की वजह से यह सब हो रहा है। अगर मैं सुंदर होती तो आज ये दिन मुझे नहीं देखना पड़ता। अब मुझे अपने ही घर में एक नौकरानी बनकर रहना पड़ रहा है और पता नहीं मुझे कौन कौन से दिन देखने पड़ेंगे। मैं इसमें अब कर ही क्या सकती हूँ? मेरे पास और किसी का सहारा भी नहीं है। आप लोग तो मुझे छोड़कर चले गए। उसके बाद शीला रोते हुए सो जाती है और अगले दिन सुबह सवेरे उठकर घर का सारा काम करने लगती है। तभी सुरेश कहता है, अरे मेरी चाय ला के दो, मुझे लेट हो रहा है। तभी शीला चाय लेकर आती है। सुरेश उसकी शक्ल देखकर गुस्से में आ जाता है
अरे शीला, तुम चाय लेकर क्यों आ रही हो? सुंदरी को लेकर आना चाहिए था ना। तुम आज भी मेरा दिन खराब करोगी। सुंदरी, कहाँ हो तुम? तब शीला कहती है, सुंदरी अपने कमरे में है, इसलिए मैं आपके लिए चाय लेकर आ गई। तभी वहाँ पर सुंदरी आ जाती है और वह कहती है, अरे शीला, मैं थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में क्या चली गई? तुम तो मेरे पीठ पीछे मेरे पति से मेरी ही बुराइयां करने लग गई। लाओ ये चाय मुझे दे दो और तुम यहाँ से निकलो। सुंदरी, कल से तुम मेरे लिए चाय लाओगी और कोई भी नहीं। और हाँ, तुम मेरी एक बात सुनो। और हाँ, कल मैं बहुत जरूरी काम से शहर जा रहा हूँ। कुछ दिनों बाद ही मैं लौटूंगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम आराम से जाओ। और उसके बाद सुरेश वहाँ से चला जाता है। तब सुंदरी कहती है, अरे शीला, मेरा नाश्ता ला, जल्दी ला, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। और माँ जी का भी ले आइयो, माँ जी भी सुबह से भूखी हैं। तुझे तो किसी बात का ध्यान नहीं होता है। हाँ बहू, तो सही कह रही है, इसे तो किसी बात का भी होश खबर नहीं होता है। एक तो ही तो मेरी सुंदर और संस्कारी बहू है, जो अपनी सास का ध्यान रखती है। इसे तो किसी चीज से मतलब ही नहीं होता है। आज तक इसने मुझे टाइम से खाना भी नहीं दिया होगा। तभी शीला खाना लगा देती है और उसके बाद कमला और सुंदरी खाना खाते हैं। तब सुंदरी कहती है, अरे शीला, तूने तो खाना बहुत अच्छा बनाया है, ला मुझे थोड़ा और दे दे। सुंदरी सारा खाना खा जाती है, शीला के लिए एक भी दाना नहीं छोड़ती है। तब शीला अपनी सास कमला से कहती है, माँ जी, खाना तो खत्म हो गया, क्या मैं अपने लिए थोड़ा खाना और बना लूं? अच्छा, तू अपने लिए दोबारा खाना बनाएगी? कोई जरूरत नहीं है, तो भूखे पेट ही रह जा। वैसे भी इस घर में तेरा कोई काम नहीं है जो तुझे खाना खाने की जरूरत है। दोबारा खाना बनना नहीं चाहिए। अगर खाना बना तो मैं तेरी खाल उधेड़ लूंगी। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं दोबारा खाना नहीं बनाऊंगी, आप इस बात की चिंता मत करिए। शीला बहुत दुखी हो जाती है और वह अपने घर से निकलकर जंगल के रास्ते जाने लगती है। उसे खुद भी नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है। वह जंगल के बहुत अंदर आ जाती है और एक कुएं को देखकर कहती है, मेरा मर जाना ही ठीक है, मेरी उस घर में कोई जरूरत नहीं है, किसी को भी मेरी जरूरत नहीं है, तो मैं उस घर में क्यों रहूं? बिना फालतू में मैं उस घर की बोझ बन रही हूँ। ना ही मुझे सुरेश जी पसंद करते हैं और ना ही मुझे माँ जी। सुरेश जी तो मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते हैं, इसलिए तो उन्होंने आज मुझे अपने जाने की भी बात नहीं बताई और मुझे अपनी शक्ल दिखाने के लिए भी मना कर दिया है। मैं उस घर में रहकर भी क्या करूँगी? बिना फालतू में सबका दिन खराब करूँगी और सबके लिए मनूस बनी रहूँगी। इससे अच्छा तो मेरा मर जाना ही ठीक है। कम से कम वो लोग अपनी सुखी से जिंदगी तो जी पाएंगे। सुंदरी को देख लो, कितनी सुंदर है। माँ जी उसे कितना पसंद करती है। उनकी सुंदरता की तारीफ हर कोई करता है। मेरा ये बदसूरत चेहरा कोई काम का नहीं है और ना मैं, इसलिए मुझे इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे देनी चाहिए। फिर शीला उस कुएं में कूदने ही जाने वाली होती है कि तभी उस कुएं में से आवाज आती है, अरे शीला, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तुम बहुत ही हिम्मतदार लड़की हो, तुम्हें अपनी मुसीबतों का सामना करना चाहिए। लेकिन ये ऐसी मुसीबत है कि मैं अपनी मुश्किल का सामना नहीं कर सकती हूँ, मैं इसे बदल भी नहीं सकती हूँ, तो इसका सामना मैं क्या खाक करूँगी? मुझे तो मर जाना ही ठीक है। नहीं नहीं शीला, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा, तुम इस बात की चिंता मत करो। मुझे पता है तुम बहुत अच्छी लड़की हो और तुम अपने स्वभाव से सबको खुश रखना चाहती हो, लेकिन तुम्हारी सास और तुम्हारे पति को सुंदरता चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। और उसके बाद उस कुएं में से चमकता हुआ एक लाल रंग का लहंगा निकलता है, जो देखने में बहुत सुंदर होता है, जिसकी सुंदरता देखकर शीला हैरान हो जाती है और वह कहती है, अरे ये कितना सुंदर लहंगा है, आज से पहले मैंने तो ऐसा लहंगा कभी नहीं देखा। इसकी सुंदरता की जितनी तारीफ करो उतनी कम है, लेकिन क्या फायदा, अगर मैंने ये लहंगा पहना तो इस लहंगे की ही बेइज्जती होगी। मुझ पे तो कोई कपड़ा भी सूट नहीं करता, तो इतना महंगा लहंगा कैसे सूट करेगा? ये किसके लिए है? अरे शीला, ये तुम्हारे लिए ही है। तुम इस लहंगे को जब पहनोगी तो तुम भी किसी अप्सरा से कम नहीं लगोगी।
ये लहंगा कोई आम लहंगा नहीं है। इसकी सुंदरता ही नहीं, इस लहंगे में बहुत सारी खूबियाँ हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इस लहंगे को पहनेगा, उस इंसान में जो कोई भी कमी होगी वह सारी कमी पूरी हो जाएगी और वो लड़की किसी अप्सरा से भी कम नहीं लगेगी। और ये लहंगा मैं तुम्हें देना चाहता हूँ क्योंकि तुम किसी अप्सरा से कम नहीं हो। तुम्हारा मन और स्वभाव बिल्कुल बहुत साफ है, लेकिन तुम्हारी इस बदसूरती की वजह से तुम्हारी बहुत बेइज्जती होती है, इसलिए ये लहंगा तुम्हारा है आज से। वह लहंगा पाकर शीला बहुत खुश हो जाती है और वह लहंगा पहन लेती है, जिसे पहनकर शीला एक सुंदर अप्सरा में बदल जाती है, जो कि बहुत गोरी और जिसके बहुत घने और सुंदर बाल होते हैं, जिसे देखकर कोई भी मोहित हो जाता। उस लहंगे को पहनकर शीला बहुत खुश हो जाती है और अपनी शक्ल को देखने के लिए कुएं के पानी में झांकती है तो उसे अपनी परछाई दिखाई देती है, जिसे देखकर शीला चौंक जाती है और कहती है, अरे ये कौन है? ये तो बिल्कुल अप्सरा लग रही है। अरे शीला, ये तो तुम ही हो। तुम इतना क्यों घबरा रही हो? ये तुम ही हो, ये तुम्हारी सुंदरता है, तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारी भलाई का फल है। अरे वाह, ये तो मैं हूँ। मेरी खूबसूरती को देखकर माँ जी और सुरेश तो बहुत खुश हो जाएंगे। और उसके बाद शीला उस लहंगे को लेकर अपने घर आ जाती है। वह जैसे ही घर आती है, सुंदरी उसे देख लेती है और वह कहती है, अरे तुम कौन हो? इतनी सुंदर महिला तो मैंने पहले कभी नहीं देखी है, लेकिन तुम हमारे घर क्यों आई हो? अरे सुंदरी, मैं शीला हूँ। तुम मुझे पहचान क्यों नहीं पा रही हो? शीला, तुम शीला नहीं हो सकती। शीला तो बहुत बदसूरत और देखने लायक भी नहीं है, तुम वो नहीं हो सकती हो। अरे सुंदरी, मैं ही शीला हूँ, तुम इतनी परेशान मत हो, मैं तुम्हें बताती हूँ। उसके बाद शीला सारी बात सुंदरी को बता देती है, जिसे सुनकर सुंदरी के मन में लालच आ जाता है और सुंदरी अपने मन में कहती है, अरे शीला इतनी सुंदर हो गई तो माँ जी और सुरेश जी तो इसी पर ध्यान देंगे, मुझे भी इससे ज्यादा सुंदर होना पड़ेगा, नहीं तो मुझे कहीं ये लोग घर से ना निकाल दे, वरना मेरी शीला जैसी हालत हो जाएगी और मुझे इन सब के लिए खाना पकाना पड़ेगा और एक नौकरानी की तरह इस घर में रहना पड़ेगा। ये सब मैं बिल्कुल भी होने नहीं दे सकती हूँ, मुझे भी उस कुएं के पास जाना होगा और शीला से भी सुंदर होना पड़ेगा। ये सब सोचकर सुंदरी उस कुएं के पास जाती है और उस कुएं से कहती है, मुझे पता है तुम वही कुएं हो, इसलिए मुझे भी वो लहंगा दे दो ताकि मैं भी शीला से ज्यादा सुंदर हो सकूं। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें वह लहंगा चाहिए तो तुम भी ले लो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। फिर से उस कुएं में से एक चमकता हुआ काला लहंगा निकलता है, जिसे देखकर सुंदरी कहती है, अरे ये तो बहुत सुंदर लहंगा है, लेकिन ये तो काला है। काला हुआ तो क्या हुआ, है तो जादुई ना। तुम्हें तो जादुई लहंगा चाहिए ना, तो मैं वो लहंगा तुम्हें दे रहा हूँ, तुम उसकी चिंता मत करो। और उसके बाद सुंदरी वह लहंगा पहन लेती है। उस लहंगे को पहनते ही सुंदरी के सारे बाल झड़ जाते हैं और वह बहुत काली और बदसूरत दिखने लगती है, लेकिन सुंदरी को लगता है कि वह बहुत सुंदर दिख रही है, इसलिए वह भी कुएं के पानी में झांक कर देखती है तो वह हैरान हो जाती है और कहती है, अरे ये कौन है इतनी बदसूरत और काली लड़की? सुंदरी, ये तुम ही हो, तुम जैसी हो तुम्हें वैसा ही रूप मिला है। सुंदरी उसके बाद रोने लगती है और रोते हुए घर आ जाती है। सुरेश उस वक्त घर आ चुका था। वह शीला की सुंदरता को देखकर बहुत खुश था और कमला भी शीला से बहुत प्रेम से बात कर रही थी, लेकिन जैसे ही सुंदरी वहाँ आती है, कमला कहती है, अरे ये इतनी गरीब और बदसूरत लड़की हमारे घर में कैसे घुस गई? इसे जल्दी कोई बाहर निकालो, हमारा घर पूरा गंदा हो जाएगा। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो, ये इतनी बदसूरत और काली लड़की हमारे घर में कैसे घुस गई? इन गरीबों की हिम्मत कैसे होती है किसी घर में घुसने की? तब सुंदरी कहती है, अरे माँ जी, मैं सुंदरी हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं? हमारी सुंदरी ऐसे नहीं हो सकती, हमारी सुंदरी बहुत सुंदर है। नहीं माँ जी, ये मेरे कर्मों का फल है जो मुझे मिला है, वो सब मुझे नहीं पता तुम सुंदरी हो या कोई और। तुम बस इस घर से निकल जाओ, हमारी शीला क्या कम सुंदर है जो मुझे सुंदरी की जरूरत है? मुझे अब सुंदरी नहीं चाहिए, इसलिए तुम अब घर से बाहर निकल जाओ। यह सब सुनकर शीला को सुंदरी पर दया आ जाती है और वह कहती है,
माँ जी और सुरेश जी, आप ऐसा सुंदरी के साथ मत कीजिए। मुझे पता है कि कैसा लगता है। वो बदसूरत है तो क्या हुआ, लेकिन वो तो पहले सुंदर थी ना। तब तो आप सुंदरी को बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो पहले की तरह हमारे ही घर में रहेगी, हमारे घर की एक सदस्य बनकर। ये सब सुनकर कमला कहती है, हाँ शीला बहू, तुम सही कह रही हो। आज से सुंदरी भी हमारे साथ रहेगी। और उसके बाद सुंदरी शीला से अपनी गलतियों की माफी मांगती है और उस दिन के बाद शीला और सुंदरी सभी मिलजुल कर रहने लगते हैं।